नमस्कार। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हॉलीवुड की बेहतरीन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन। फिल्म की शुरुआत 1857 के सीन से होती है, जहां एक शिप आइसलैंड में फंस गया होता है। इस शिप का कैप्टन एंडरसन शिप को बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश में लगा रहता है। दरअसल ये लोग नॉर्थ पोल की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ठंड से इनकी हालत ख़राब हो रही होती है और यह शिप पूरी तरह से फंस चुका होता है। लेकिन तभी इन्हें एक धमाका होता हुआ दिखता है और जब वह वहाँ जाते हैं तो देखते हैं चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है, पर पास में कोई घायल नहीं होता। तभी वहाँ से कुछ दूरी पर एक घायल शख्स मिलता है, जिसका एक पैर पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसकी एक टांग नकली होती है। यह देखकर कैप्टन घबरा जाता है। आखिर इसकी तो सिर्फ टांग टूटी है, तो इतना अधिक खून किसका बिखरा पड़ा है? उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वे किस खतरे का पीछा करते यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से ये लोग जैसे ही इस आदमी को उठाकर शिप पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी जोरदार गुर्राहट से लोग सम जाते हैं। अब कैप्टन जल्द से जल्द शिप पर लौटने को बोलता है। उन्हें लगता है कि कोई राक्षस उनका शायद पीछा कर रहा है। पीछा करते करते इनके पीछे इनके शिप तक आ जाता है। यह देखकर कैप्टन इसे मारने का आदेश देता है, पर ढेर सारी गोलियां लगने के बाद भी यह मरता नहीं है और यह कैप्टन के सिपाहियों को मार डालता है और अब यह शिप पर चढ़ जाता है। यह देखकर कैप्टन भी डर जाता है। तभी वह राक्षस बोलता है, ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले करो। तभी एक सिपाही 4 बैरल बंदूक से हमला करता है, जिससे वह मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, जिस पर सिपाहियों को लगता है हो सकता है वो मर गया हो, पर कुछ ही सेकंड्स में वह फिर से जिंदा हो जाता है और गुस्से से पूरी जहाज को गिराने लगता है। यह देखकर सभी सिपाही और कैप्टन घबरा जाते हैं, लेकिन तभी कैप्टन अपनी बुद्धिमानी से एक फायर उस बर्फ पर करता है, जिससे बर्फ कट जाती है और वह क्रीचर उस बर्फ के अंदर चला जाता है। अब इसी समय वह कैप्टन विक्टर के पास जाता है और पूछता है आखिर यह किस तरह का शैतान है और इस तरह का शैतान आखिर किसने बनाया होगा? जिस पर विक्टर बोलता है, अपने साइंस लैब में इसे मैंने बनाया है और यह कभी मरता नहीं और वह अब भी मरा नहीं है, इसलिए जब भी वह आए तो तुम लोग मुझे बर्फ पर फेंक कर यहाँ से चले जाना, नहीं तो वह तुम लोगों को भी मार डालेगा। और अब विक्टर अपने पास्ट के बारे में बताता है और यहीं से शुरू होता है पार्ट 1, जिसे हम विक्टर्स टेल्स के नाम से जानते हैं। दरअसल वह विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन होता है, एक अमीर घर में जन्मा लड़का। उसके पिता बैरन एक मशहूर सर्जन थे जो अधिकांश समय बाहर रहते थे और इसलिए विक्टर अधिकांश समय अपनी माँ के पास ही रहता था। दरअसल विक्टर के पिता काफ़ी सख्त होते हैं और वह विक्टर से प्यार नहीं करते और वह उसकी मॉम को भी मारा करते थे। वह बस पैसों के लिए उसकी मॉम से शादी किए हुए थे। विक्टर के पिता बचपन से ही विक्टर को साइंस बायोलॉजी पढ़ाया करते थे और जरा से भी गलती होने पर वह विक्टर को काफ़ी पीटते थे। अब इसी समय विक्टर की माँ प्रेग्नेंट भी रहती हैं और तभी उन्हें लीवर पेन शुरू होता है और अब विक्टर के पिता जो मशहूर सर्जन थे, वह किसी भी तरीके से बच्चे को तो बचा लेते हैं, पर विक्टर अपनी माँ को खो देता है। इस घटना के बाद विक्टर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। विक्टर पूरी तरह अकेला रहने लगता है। वह टूट जाता है क्योंकि वह अपनी मॉम के काफ़ी करीब होता है। उसे लगता है कि उसके पिता ने जानबूझकर उसकी मॉम को मार डाला। हालांकि विक्टर को अब एक भाई मिल गया होता है जिसका नाम विलियम होता है। उसके पिता विलियम से बहुत प्यार करते थे और इसलिए विक्टर को अब और भी गुस्सा आता है। उसे अपनी मॉम की और भी याद आती थी। तभी एक दिन विक्टर अपने पिता से बोलता है, आप इतने बड़े सर्जन थे, मेरी मॉम को आप बचा नहीं सकें? जिस पर उसके पिता बोलते हैं, मौत पर किसी का बस नहीं है बेटा। जिस पर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बोलता है, एक दिन मैं मौत को हरा दूंगा, मैं आपसे भी बड़ा सर्जन बनूंगा। और उसी रात विक्टर के सपने में एक डार्क एंजल आती है और उसके पास ओवर द फोर्स ऑफ लाइफ एंड डेथ का कमांड होगा, ऐसा वह सपना दिखाती है विक्टर को। अब समय बीतता है और समय के साथ विक्टर के पिता की भी मौत होती है। विक्टर के सारे स्टेट छीन लिए जाते हैं और विक्टर वहाँ से पढ़ने अब लंदन आता है, जहाँ वह ह्यूमन बायोलॉजी की पढ़ाई करता है और इस फील्ड में वह बेस्ट बनता है। और अब सन 1855 में वह एक्सपेरिमेंट को रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में डिस्क्राइब करता है और अपने एक्सपेरिमेंट को वह लोगों को दिखाता है, जहाँ पर वह मुर्दों को भी जीवित करने की बातें करता है और लाइटिंग की खास इफेक्ट से उसमें जीवन को डालता है। हालांकि इस ट्रिब्यूनल में बैठे हुए सभी जज इस बात से इनकार कर देते हैं और इस खोज को अपवित्र करार देते हैं और बोलते हैं जीवन व मृत्यु हमारे हाथ में नहीं,
यह भगवान के हाथों में है। लेकिन यहीं पर बैठा एक शख्स इस प्रयोग में काफ़ी दिलचस्पी दिखाता है। अब विक्टर यहाँ से मायूस होकर निकलता है। तभी वह व्यक्ति विक्टर से मिलता है और अपना नाम हेनरिक हार्लैंड बताता है और कहता है कि उसकी भतीजी और उसके भाई विलियम आपस में शादी करने वाले हैं और वहाँ पर आने के लिए वह विक्टर को भी निमंत्रण देता है। लेकिन असल में सिर्फ यही बात नहीं होती है हेनरी हार्लैंड के यहाँ आने की। असल में बात कुछ और होती है। असल में वह विक्टर के प्रोजेक्ट में काफ़ी दिलचस्पी लेता है। वह देख चुका होता है कि विक्टर क्या कर सकता है, क्योंकि वह भी कभी आर्मी का सर्जन होता है। इसलिए उसे भी पता होता है कि यह खोज किस हद तक जा सकती है। हम मानव की सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, किसी मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, यानी हम पूरी तरह से एक नए जीवन की संरचना बना सकते हैं। दरअसल हेनरी अब आर्म्स फैक्ट्री का मालिक होता है और काफ़ी अमीर होता है और वह बोलता है इस खोज के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। हालांकि इस बात पर विक्टर कुछ आश्चर्य में पड़ता है और कहता है कि आखिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं। जिस पर हेनरी हार्लैंड बोलता है मैं बस मानव की मदद करना चाहता हूँ। मैं और तुम शायद एक ही तरह की सोचते हैं और हर कोई स्वार्थी तो नहीं हो सकता, पर हाँ समय के साथ मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए, पर वह उतनी भी बड़ी बात नहीं है। अब कुछ ही दिन बाद विक्टर हेनरी हार्लैंड के घर आता है और वहाँ पर वह विक्टर को एवलिन टेबल दिखाता है। दरअसल यह मानव शरीर की संरचना को समझने के लिए बनाया गया होता है और यह मात्र 4 होते हैं और 5वां हेनरी हार्लैंड के पास होता है। यह देखकर विक्टर काफ़ी प्रभावित होता है। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम और एलिजाबेथ भी आते हैं और यहीं पर पहली बार एलिजाबेथ को देखता है और पहली ही नज़र में वह अपने भाई की मंगेतर एलिजाबेथ को पसंद करने लगता है। सभी फैमिली अब लंच करने जाते हैं, जहाँ पर लंच टेबल पर विक्टर और एलिजाबेथ में बहस हो जाती है। दरअसल वह विक्टर की आइडियाज़ पसंद नहीं करती। वह नहीं चाहती कि भगवान या नेचर की इस प्रकृति को तोड़ा जाए। हालांकि हेनरी हार्लैंड विक्टर को बोलता है तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए अपनी खोज पूरी करो। अब यहाँ से हेनरी हार्लैंड उसे एक सुनसान टापू अपनी खोज के लिए देता है ताकि वह अपनी खोज को आगे बढ़ा सकें। यहीं रहकर अब से विक्टर को अपनी खोज को आगे बढ़ाना होता है और अब हेनरी हार्लैंड और विक्टर एक दूसरे से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार होते हैं। लेकिन यह सब कुछ करने के लिए विक्टर को मरे हुए लोगों का शव चाहिए होता है ताकि वह उनसे अलग अलग पार्ट्स निकालकर एक इंसान बना सके। और इसी खोज के बीच में वह एलिजाबेथ से नज़दीकियाँ भी बढ़ाने लगता है, उसके साथ डांस करना, घूमना। पर एलिजाबेथ विक्टर को इस तरह नहीं देखती थी। वह बस अपने मंगेतर के भाई की तरह उसे देखती थी। पर यह बात शायद विक्टर को पता नहीं था। अब यह सारी बातें हेनरी हार्लैंड भी देखता है तो वह विक्टर के ऊपर गुस्सा करता है और कहता है मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यह कैसे करोगे, और यह नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मेरी बेटी से तुम दूर रहो। यह सुनकर विक्टर परेशान हो जाता है, पर वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इलेक्ट्रिक इम्पल्सन के लिए बॉडी में पिन को कहाँ इंजेक्ट करें। तभी एक दिन एलिजाबेथ वहाँ आती है। एलिजाबेथ को देखकर वह काफ़ी खुश होता है, उसके साथ घूमता है, टहलता है और अपनी फीलिंग को उस दिन बता देता है, जिस पर एलिजाबेथ साफ साफ मना कर देती है। यह सुनने के बाद विक्टर नाखुश तो होता है, पर अब वह बाथटब में नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर क्या गलती हो रही है जिससे इस बॉडी में जान नहीं आ रहा। तभी वह अपने इलेक्ट्रिक रॉड को सिमेट्रिक वे में लगाता है और लगाते ही उसमें जान आ जाती है। अब विक्टर का यह प्रयोग पूरा हो जाता है, यानी अब इसी प्रयोग को उसे बड़े स्केल पे करना होता है। फाइनली विक्टर घायल हुए लोगों की बॉडी पार्ट्स को कट करके एक जगह एक परफेक्ट बॉडी शेप तैयार करता है और इसी समय हेनरी हार्लैंड भी वहाँ आ चुका होता है और वह यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। दरअसल अब विक्टर को पर्याप्त मात्रा में बिजली के झटके उस बॉडी में डालने होते हैं, इसीलिए वह सिल्वर कंडक्टर को ऊपर लगा देता है जब बिजली चमक रही होती है। दरअसल आकाशीय बिजली से ही इसको बनाया जा सकता था, इसीलिए बिजली के चमकने के साथ ही वह सारे कंडक्टर्स को जगह जगह फिट करने लगता है। लेकिन तभी वह हेनरी हार्लैंड के पास जाता है। वह देखता है हेनरी हार्लैंड की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। दरअसल उसे सिफिलिस बीमारी होती है और अब हेनरी बोलता है तुम पूछ रहे थे ना मुझे क्या चाहिए, मुझे नया जीवन चाहिए, इस प्रयोग पर सब्जेक्ट मुझे बनाओ। पर विक्टर मना कर देता है, जिस पर दोनों में बहस होने लगती है। अंत में हेनरी यह भी कहता है कि तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी भी कर लेना, पर विक्टर मना कर देता है। बोलता है तुम्हारी शरीर अंदर से सड़ चुकी है,
तुम्हें नहीं बचाया जा सकता। जिस पर हेनरी हॉलैंड सिल्वर कंडक्टर को लेकर फेंकने की धमकी देता है। तभी सिल्वर कंडक्टर को छीनते समय हेनरी हॉलैंड नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। अब हेनरी उस कंडक्टर को लेकर फिक्स करता है और एक्सपेरिमेंट कर देता है, और अब बिजली उस बॉडी में आती तो है, पर उस बॉडी में कोई मूवमेंट और कोई हलचल नहीं होती। यानी कि अब यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हुआ। यह देखकर विक्टर काफ़ी दुखी होता है और सोने चला जाता है। लेकिन सोते समय फिर से वही डार्क एंजल उसके सपनों में आती है, और जैसे ही सपना टूटता है वह देखता है उसकी प्रयोग की गई वह बॉडी उसके सामने जिंदा खड़ी होती है। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ जाता है। विक्टर अपने द्वारा बनाई बॉडी को सब कुछ सिखाने की कोशिश करता है, बोलना, चलना, बैठना, पर वह सिर्फ एक ही शब्द बोल पाता है, विक्टर। लेकिन समय के साथ साथ उसके द्वारा बनाया गया वह क्रीचर काफ़ी सख्त व मजबूत बनता जाता है। उसके घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं, जैसे उसके पास कोई सुपर पावर हो। हालांकि यह सब कुछ देखकर विक्टर भी डरने लगता है, जिस कारण अब वह हमेशा उस क्रीचर को जंजीर से बांधे रखता था, और उसका दिमाग भी छोटे बच्चों की तरह काम करता था। दरअसल उसे कुछ भी नहीं पता था। इस कारण विक्टर को गुस्सा आता है और उसे मारता भी है। दरअसल जब भी विक्टर उसे कुछ बोलने को बोलता है, वह सिर्फ एक ही शब्द बोलता, विक्टर, विक्टर, विक्टर। और यह सब सुनकर विक्टर पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। तभी एक दिन वह मिलने एलिजाबेथ व विलियम आते हैं। दरअसल एलिजाबेथ अपने अंकल को ढूंढते हुए यहाँ आती है, और यहाँ पर आते ही वह सबसे पहले विक्टर से अपने अंकल के बारे में पूछती है, जिस पर विक्टर झूठ बोल देता है और कहता है वह यहाँ पर अकेला है, उसकी अंकल का उसे नहीं पता। और तभी एलिजाबेथ को बेसमेंट में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह वहाँ जाती है तो विक्टर द्वारा बनाया गया वह क्रीचर देखता है। दरअसल वह छोटे बच्चों की तरह जिज्ञासु होता है। यह देखकर एलिजाबेथ को भी अच्छा लगता है। दरअसल उसे पहली नज़र में ही शायद प्यार हो जाता है उस क्रीचर से, और तभी वह उसकी बॉडी पर कट का निशान देखती है। वह समझ जाती है कि विक्टर इसे मार रहा है। अब रात होती है, तब चुपके से एलिजाबेथ उसके पास आती है, उससे कुछ बोलने को कहती है और बताती है इस तरह से बोला जाता है, पर वह उस समय कुछ नहीं बोल पाता। एलिजाबेथ के जाने के बाद वह पहली बार एलिजाबेथ बोलता है। हालांकि यह सुनने से पहले ही एलिजाबेथ वहाँ से जा चुकी होती है। यह देखकर विक्टर उस जीव से एलिजाबेथ को दूर रहने को कहता है, क्योंकि वह खतरनाक है। जिस पर एलिजाबेथ बोलती है वह बहुत ही पवित्र है, एक छोटे बच्चे के जैसा। शायद इसीलिए उसके घाव अपने आप ठीक हो रहे हैं। शायद उसके दिल में ईश्वर स्वयं आकर बसते हैं। इस पर फ्रैंकेनस्टाइन हंसने लगता है। इस बात पर विक्टर को और भी गुस्सा लगता है, और अब उसी रात को ही वह क्रीचर को और भी पीटता है। मुझे पता है तुम कितने पवित्र हो। लेकिन तभी गुस्से से वह क्रीचर उसका छड़ पकड़कर वहीं से टेढ़ा कर देता है। यह देखकर विक्टर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है वह अपने भाई को बुलाता है और कहता है, मेरा यह एक्सपेरिमेंट असफल रहा। मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं है यह क्रीचर, और इसने ही एलिजाबेथ के अंकल को मार डाला। दरअसल यह बहुत ही खतरनाक है, मुझे इसको मिटाना होगा। और अब वह विलियम व एलिजाबेथ को यहाँ से दूर जाने को कहता है। जैसे ही यहाँ से विक्टर और एलिजाबेथ दूर जाते हैं, वह उस क्रीचर को ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे चारों तरफ भयंकर आग लग जाती है। वह क्रीचर जोर जोर से चिल्लाता है, विक्टर, विक्टर। ये सुनकर विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है, पर जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तभी तेज ब्लास्ट से वह वहाँ से उड़कर एक पत्थर पर गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह कुचल जाता है। विक्टर की यह कहानी पूरी तरह से सुनने के बाद ही अब कैप्टन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तभी दरवाजे के सामने अब वह क्रीचर जिसे कैप्टन शैतान समझता था उसके सामने आ गया। तभी कैप्टन कहता है, विक्टर सही कहता था, तुम एक शैतान हो, मुझे मारकर साबित करो कि तुम एक शैतान ही हो। यह सुनकर क्रीचर रुकता है और कहता है, विक्टर की स्टोरी तो सुन ली, अब मेरी स्टोरी सुनो। और अब यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2, द क्रीचर्स टेल। क्रीचर बोलता है, उस दिन विक्टर के द्वारा उस टावर में आग लगाने के बाद मैं अपनी पूरी ताकत के साथ उस जंजीर को तोड़ता हूँ और उस गंदी नाली के रास्ते जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ से किसी तरह मैं बाहर कूदता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं खुद को एक जंगल में पाता हूँ, जहाँ इंसानी कंकाल के साथ लपटे हुए कुछ कपड़े को मैं पहन लेता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता होता कि आखिर क्या खाना है,
पहली बार मैं जानवरों के साथ खाना खाता हूँ। जिस तरह से जानवर खाते हैं ठीक उसी तरह से उसी समय जानवरों के शिकारी आकर मुझे भी मार देते हैं। किसी तरह से मैं वहाँ से बचता हुआ भागता हूँ और उसी पहाड़ी पर एक झोपड़ी में जाकर छिप जाता हूँ। पर वह घर उन्हीं शिकारियों का होता है जिन्होंने मुझ पर वार किया होता है। पर उस परिवार में एक औरत, एक छोटी बच्ची, एक बूढ़ा भी होता है और बूढ़ा अंधा होता है जो अपनी छोटी पोती को अल्फ़ाबेट सिखा रहा होता है। और यहीं से छुपकर मैंने सब कुछ सीखा, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। अपनी अब तक के गुजारे हुए जीवन में वो दिन मेरे सबसे खूबसूरत दिन थे। मैंने पढ़ना सीखा, बोलना सीखा। रात को मैं उनका काम कर दिया करता था, उनकी लकड़ियाँ काट डालता था, उनके लिए मैं बाड़े बना दिया करता था। बदले में वह एक अदृश्य शक्ति के नाम कुछ खाना, कुछ कपड़े अपने दरवाजे के बाहर रख दिया करते थे, जिसे खाकर मैं जीवित रहता था। लेकिन एक दिन उनके परिवार के सदस्य शिकार के लिए बाहर चले जाते हैं और बचता हूँ सिर्फ मैं और वह बूढ़ा अंधा व्यक्ति। वह बूढ़ा शख्स मुझे जानता था कि मैं उनके परिवार के साथ रहता हूँ, पर उसने कभी कुछ नहीं बोला। और मैं, जिसे तुम क्रीचर, शैतान या मॉन्स्टर जो भी बोलते हो, मैं और वह बूढ़ा एक दूसरे के साथ कई हफ्तों रहे हैं, शायद कई महीनों तक। और यहीं पर मैंने पहली बार किसी को दोस्त बनाया। हमने वहाँ पर पढ़ना सीखा। उस बूढ़े को मैं कहानियाँ पढ़ता सुनाता। तभी एक दिन वह बूढ़ा पूछता है, तुम कहाँ से हो? जिस पर मैं बोलता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस एक ही नाम याद था और वो नाम था विक्टर। अब बूढ़ा उसे खुद को पहचानने, ढूंढने को बोलता है। और अब मैं एक दिन उस मीनार के पास पहुँचता हूँ जहाँ मुझे विक्टर के नाम का एक खत मिलता है और एक्सपेरिमेंट की बुक्स मिलती हैं, ढेर सारी लाशें, हड्डियाँ। इस पर मैं समझ जाता हूँ कि मैं किस तरह बनाया गया हूँ। लाशों के ढेर से मुझे बनाया गया है। मैं लोगों की नज़रों में हैवान या फिर क्रीचर या फिर एक शैतान हूँ। यह सब कुछ जानकर मैं अपने बूढ़े दोस्त के पास जैसे ही आता हूँ, देखता हूँ भेड़ियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। वहाँ पर भेड़ियों को मारकर मैं अपने दोस्त को बचा तो नहीं पाता, लेकिन तभी उनके परिवार के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें मैंने मारा है और वह गोलियों से मुझे भून डालते हैं। उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे किस हद तक तकलीफ़ हुई। न जाने कितने घंटे तक उस ठंड में मैं पड़ा रहा। मेरे शरीर में कब जान आई मुझे खुद नहीं पता। और जब मुझे होश आया तब मैं उस लेटर के पते पर ढूंढते हुए विक्टर के पते पर पहुंचा, जहां पर जाने पर पता चलता है कि दरअसल यह पता विलियम का होता है और उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती है। दरअसल विक्टर अब तक लंगड़ा हो चुका होता है और वह अपनी गलती के लिए एलिजाबेथ के पास सॉरी बोलने जाता है, पर एलिजाबेथ उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देती है। बोलती है, तुम एक शैतान हो, दूर रहो मुझसे। यहाँ से विक्टर दूसरे रूम में आता है और अपने सामने उस क्रीचर को पाता है, यानी मुझे, और देखकर डर जाता है। पर विक्टर अब समझ गया होता है कि मैं अब इतना समझदार तो है कि मेरा पता ढूंढ लिया, यानी वह पढ़ना भी जानता है, बोलना भी जानता है। मैंने विक्टर से बोला, तुम मेरे साथ जो भी किए भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर मेरे जैसा एक और क्रीचर बनाओ। जिस पर विक्टर मना कर देता है। इस बात पर मुझे गुस्सा आता है और मैं विक्टर के ऊपर हमला कर देता हूँ। और यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और एलिजाबेथ भी आ जाती है। लेकिन तभी विक्टर मुझसे बचाने के लिए मुझ पर गोली चलाता है और वह गोली एलिजाबेथ को लगती है। और इस मोमेंट पर गोली की आवाज़ से सभी लोग कमरे में आते हैं और क्रीचर विलियम को मारता है। अब यहाँ से यह क्रीचर, जिसे तुम शैतान कहते हो, एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से दूर चला आता हूँ, पर एलिजाबेथ मेरी बाहों में ही मर जाती है। दूसरी तरफ विक्टर का भाई भी अब घायल हो गया होता है और इन सब घटनाओं के लिए वह विक्टर को दोषी ठहराता है और वह मर जाता है। इस घटना के बाद विक्टर गुस्से से पागल हो जाता है और मुझे ख़त्म करने के लिए मेरे पीछे आता है, मुझे जान से मारने के लिए। पर क्रीचर ही विक्टर को मारने लगता है और घायल करके छोड़ देता है और कहता है, तुम्हें भी दर्द का एहसास होना चाहिए। हर बार घायल होने के बाद कितना दर्द होता है तुम्हें भी पता होना चाहिए। मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, बस तुम्हें दर्द दूंगा। जिस तरह से मैं दर्द के साथ जिंदा हूँ, हर बार मुझे दर्द मिलता है, यानी मेरे दर्द का कोई अंत नहीं है। और तब से ही विक्टर इस क्रीचर का पीछा कर रहा होता है और इस तरह से पीछा करते हुए अब तक वह नॉर्थ पोल आ गए हैं। और विक्टर गन्स व डायनामाइट के साथ आखिरी बार यहीं पर हमला करता है और क्रीचर खुद बोलता है, अगर यह डायनामाइट मुझे ख़त्म कर दे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं
अब अपने दर्द के साथ छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं बच गया तो इस दर्द को आपको भी दूंगा। आपको भी एहसास होना चाहिए कि हर बार जलने व कटने के बाद कैसा दर्द होता है। और इसी विस्फोट को देखकर जहाज का कैप्टन वहाँ गया होता है और विक्टर को अपने साथ लाता है। ये सब कुछ क्रीचर से सुनने के बाद विक्टर माफ़ी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं होता। तुम्हारे दर्द की दास्तान मैंने लिखी। तुम मर नहीं सकते पर तुम जी सकते हो। तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम बस जियो, अपने आप से प्यार करो। दरअसल उस डायनामाइट हमले के बाद विक्टर भी अब चोटिल हो चुका होता है और वह भी अब मरने वाला होता है। विक्टर बोलता है, मुझे मेरी गलतियों का पछतावा है। एक समय था जब तुम्हारे लिए मेरा नाम ही पूरी दुनिया थी। एक आखिरी बार मेरा नाम फिर से पुकारो, मैं बस तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। अब क्रीचर विक्टर को माफ़ कर देता है और एक बार फिर से वह विक्टर बोलता है। विक्टर वहीं पर मर जाता है और अब क्रीचर कैप्टन की शिप को खींचकर बर्फ़ से बाहर निकाल देता है